प्रस्तुत हूँ एक नए चैप्टर को लेकर के। आज हम लोग बातचीत करेंगे चार्टर एक्ट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1794 और 1853 के बीच में पारित किया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज, पॉलिटिकल और जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और फिक्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन उस नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए 1793 से 1853 के बीच में 4 चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किए, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उसका नियंत्रण सुदृढ़ हो सके, कंसोलिडेट हो सके। तो चलिए हम लोग चार्टर एक्ट के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा करने के पूर्व मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1793 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला तो जो प्रावधान था वह यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक भारत में अपनी राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई थी। और इस एक्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस एक्ट ने जो स्पेशल पावर गवर्नर जनरल को 1786 के एक्ट के द्वारा दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। यह विशेष पावर गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के बहुमत के निर्णय को वो ओवरराइड कर सकता था, लेकिन अब वह इसे समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पावर को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिक शक्ति थी, उसको एक बार फिर से कन्फर्म किया गया, उसको फिर से रिटरेट किया गया। गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार दिया गया कि वह अपने काउंसिल के सदस्यों में से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता था, जो कि उसकी अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल का कार्य करता। यह भी स्पष्ट किया गया था चार्टर एक्ट में कि यदि बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के ऑफिशियल दौरे पर अगर रहेगा तो वह वहाँ मुखिया के रूप में काम करेगा। गवर्नर इन प्रेसिडेंसियों के उनके अधीन कार्य करेंगे। 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से एक बार चार्टर एक्ट के माध्यम से 20 वर्षों तक भारत में व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति दी गई। लेकिन उसमें इस बार यह प्रावधान किया गया कि कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज भारत में उसकी जो मोनोपोली थी, वह एकाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसका जो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में उसका एकाधिकार जो है वह जारी रखा गया इस एक्ट के माध्यम से। और भारत में जो उसकी जो कमर्शियल मोनोपोली खत्म हुई थी के हर्जाने के रूप में कंपनी को यह गारंटी दी गई कि उसे 10.5% डिविडेंड भारत के राजस्व का दिया जाएगा यदि उसका जो है कमर्शियल अकाउंट किसी भी वजह से असफल होता था। साथ ही साथ टेरिटोरियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग खाते मेंटेन करने का भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कोड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण था कंपनी की एक्टिविटीज में, उसको भी विस्तृत किया गया। उसको यह अधिकार दिया गया कि वह डायरेक्शन दे सकता था कंपनी को, उसकी कंपनी की एक्टिविटीज के ऊपर निगरानी रख सकता था और नियंत्रण कर सकता था। एक इसका महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि प्रति वर्ष कंपनी को 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च करने थे। और इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था भारत में साहित्य को पुनर्जीवित करना और उसमें सुधार करना। और यह भी अपेक्षा की गई थी कि विज्ञान के ऊपर भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था भारत में। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया था वह यह था कि भारत में एक बिशप की नियुक्ति करने का भी इसमें प्रावधान किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ते में होता और वहाँ से वह पूरे ब्रिटिश इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटीज को वह चला सकता था।
इस तरह से भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 में चार्टर एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया, क्योंकि 20 वर्ष का शासन करने का जो अनुमति दी गई थी वह समाप्त हो रही थी और उसका मूल्यांकन करके फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भविष्य के ऊपर निर्णय लेना था। साथ ही साथ इस समय तक ब्रिटेन में जो औद्योगिक उत्पादन है बहुत ज़्यादा हो रहा था और ब्रिटेन में मुक्त व्यापार के सिद्धांत को माना जाता था, इसीलिए वहाँ पर 1832 का भी सुधार आया था और इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज को प्रमोट करने की भी मांग की जा रही थी भारत में। इसीलिए और इसी पृष्ठभूमि में चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया गया था और इसका प्रभाव उसके प्रावधानों में साफ झलकता है। पहला प्रावधान यह किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 वर्ष तक भारत में गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन इसके जो है कॉमर्शियल प्रिविलेजेस, जो व्यापारिक विशेषाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करना। यह भी प्रावधान किया गया कि कंपनी के जो भी कर्ज हैं वह भारत के राजस्व से पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उनको भी 10.5% के दर से प्रति वर्ष डिविडेंड दिया जाएगा हर जाने के रूप में 1874 तक। लेकिन जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उनको उनका जो है राइट ऑफ पेट्रोनेज वह जारी रखा गया, लेकिन उसको सीमित कर दिया गया। अब के जो मनोनयन थे हेलबरी कॉलेज में, वह तो वहाँ पर वैकेंसी होती थी, उससे दो गुना ही वो कर सकते थे। प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल वह अब भारतीय मामलों के मंत्री के रूप में उसका डिजिग्नेशन किया गया और बोर्ड के अन्य सदस्य जैसे पहले कार्य कर रहे थे उसी तरह से उनको कार्य करना था। मंत्री के रूप में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट को 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स भी प्रोवाइड किए गए, जो कि उसके कार्यों में उनकी सहायता करते, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनसे भी अपेक्षा की गई कि वे विशेषज्ञ के रूप में मंत्री की सहायता करेंगे। इसी प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल का भी डिजिग्नेशन बदल दिया गया। अब वह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पावर को विस्तृत किया गया और अब उसके पास प्रिटेंड कंट्रोल और डायरेक्शन देने का अधिकार आ गया, सैन्य मामलों में भी और नागरिक मामलों में भी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी पूरी तरह से गवर्नर जनरल इन काउंसिल के नियंत्रण में कर दी गई। सारी शक्तियां प्रशासनिक और वित्तीय वे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में केंद्रीकृत कर दी गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह भी अधिकार दिया गया कि वह पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बना सकता था, और जो कानून बनाने का अधिकार बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का था उसे समाप्त कर दिया गया। एक नया सदस्य गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जोड़ा गया और यह था लॉ मेंबर। कॉले पहला गवर्नर जनरल इन काउंसिल का लॉ मेंबर बना। जो भी कानून गवर्नर जनरल इन काउंसिल पास करती थी उसका ब्रिटिश इंडिया के सभी न्यायालयों में उसको लागू किया जाना था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कानून में संशोधन कर सकती थी, कानून को रद्द भी कर सकती थी, कि पहले पास किया गया था। इसने इस चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार जो भेद था भारतीय और जो ब्रिटिशर्स भारत में थे, उनके बच्चे जो जिनका यहाँ जन्म हो रहा था, उन दोनों के बीच में जो अंतर था उस अंतर को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से अब भारत में सभी लोगों को कंपनी की सेवा में नियुक्त होने का अधिकार मिला और इसमें किसी भी तरह से धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना था। 1853 में चौथा और अंतिम चार्टर एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के पारित होने का सबसे प्रमुख वजह तो यह थी कि 20 वर्ष की जो अनुमति 1833 चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी वह समाप्त हो रही थी, अतः उसके भविष्य के ऊपर भी निर्णय करना था। साथ ही साथ कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए इसका कि 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधान में झलक दिखाई देता है।
सबसे पहले तो यह था कि इंग्लैंड में यह मांग उठ रही थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इस पर जो भी खर्च हो रहे थे वह फिजूल खर्ची थी। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी ने भी यह मांग रखी थी कि भारत के लिए एक अलग से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की जाए और उसके पास एक काउंसिल भी हो जो कि भारत के विषय पर अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपनी सहायता दे। कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट भारत में भी उस समय तक हुए थे। 1851 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसलिए 2 कमेटी का गठन किया जो कि कंपनी के मामलों की जांच करता, और इन्हीं 2 कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर चार्टर एक्ट 1853 पारित किया गया। इस बार कंपनी को एक बार फिर से भारत में अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन इस बार कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफाई नहीं किया था, और कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हैं उनका वेतन ब्रिटिश सरकार तय करेगी, लेकिन वेतन भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा। और इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी संख्या 24 थी उसको कम करके 18 कर दिया गया, और इनमें से 18 डायरेक्टर्स में से 6 डायरेक्टर की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जानी थी। कंपनी का जो पेट्रोनेज का अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया और कंपनी की सेवाओं को सभी के लिए खोल दिया गया। किसी भी तरह का भेदभाव अब नियुक्ति में, कंपनी की सेवा में नियुक्ति को लेकर के नियुक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हालांकि यह अधिकार दिया गया कि वह नए प्रेसिडेंसी का गठन कर सकती है या जो उस समय प्रेसिडेंसी कार्यरत थी उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर इस अधिकार का उपयोग करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रोविंस का गठन किया। इस एक्ट के तहत एक लॉ कमीशन की भी नियुक्ति की बात कही गई थी जो कि इंग्लैंड में रहती और भारतीय लॉ कमीशन के जो भी ड्राफ्ट और रिपोर्ट होते उसका परीक्षण करती। इस एक्ट के तहत लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल इन काउंसिल का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया और एक छठा मेंबर भी इसमें जोड़ा गया जो कि काउंसिल की बैठकों में तब हिस्सा लेता था जब काउंसिल कोई कानून से संबंधित चर्चा कर रही होती थी। गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार दिया गया कि वह 2 सिविल सर्वेंट काउंसिल में नियुक्त कर सकता था। काउंसिल की बैठकों में क्वेश्चंस अब पूछे जा सकते थे और जो भी नीतिगत निर्णय होते थे उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चर्चा की जा सकती थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल को वीटो का अधिकार था। यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किसी कानून को पारित किया तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस पर वीटो भी कर सकती थी और लेजिस्लेटिव बिजनेस जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होता था वह मौखिक रूप से होता था। इस पर किसी तरह की कोई लिखित इसमें कोई चर्चा नहीं की जाती थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1793 से लेकर 1853 तक 4 चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश के ऊपर पॉलिटिकल एज वेल एज कॉमर्शियल पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसमें जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने औपचारिक रूप से कंपनी की एक्टिविटीज़ को समाप्त करने का निर्णय लिया तो यह निर्णय बहुत हद तक एक औपचारिकता ही थी, क्योंकि कंपनी के अधिकार काफ़ी सीमित कर दिए गए थे 1793 और 1853 के बीच में चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी के साथ मैं अपना यह वीडियो यहाँ पर समाप्त करूँगा और आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपना कमेंट देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए